एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, और ये प्राइमेट्स में होने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल है प्राइमेट्स के फीमेल में। और लास्ट हम लोगों ने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज़ प्रेजेंट होता है, मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़, ल्यूटियल फेज़। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं हार्मोन्स की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और ये भी बताया गया था आप लोगों को कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट्स एक दूसरे के पैरेलल रन करता है। एक जो इवेंट होता है वो ओवरी के अंदर होता है, और दूसरा इवेंट जो है वो यूट्रस के सबसे इंटरनल लेयर में, जिसे हम लोग बोलते हैं यूट्रीन कह सकते हैं। यूट्रीन का जो सबसे इंटरनल लेयर है, जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो। ठीक है, तो यूट्रीन के इंटरनल वॉल में, जिसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, एक इवेंट्स वहाँ पे होता है, दूसरा इवेंट जो है वो ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, इवेंट्स में हम देखेंगे दोनों इवेंट एक दूसरे के पैरेलल चलता है, और इन दोनों में जो ये दोनों इवेंट में जो भी प्रोसेस होता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो है हमारा हार्मोन्स। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम हार्मोन्स की एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, इसको हम बताने के लिए पहले ये आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं। हम लोगों ने जब देखा था ये स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराता है, ताकि वो एलएच और एफएसएच को रिलीज़ करे। ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन मेल के केस में क्या था कि एलएच जो है वो लीडिंग सेल्स पे काम करते थे, और एफएसएच जो है वो सर्टोलाई सेल्स पे काम करता था। ठीक है, लेकिन यही सेम फेनोमेना फीमेल के अंदर भी होता है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और वो एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। लेकिन यहाँ पे एलएच और एफएसएच का डिफरेंट रोल होता है। ठीक है, एलएच जो है, एलएच कहाँ पे काम करेगा और एफएसएच कहाँ पे काम करेगा। एफएसएच जो है वो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और फाइनली ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और एलएच जो है ये भी हमारा काम करता है किस पे, फॉलिकल्स पे ही काम करता है, और एलएच जो है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे ओवरी से जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है वो जो ग्रोइंग जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वही रिलीज़ करते हैं हमारे ओवरीज के अंदर ईस्ट्रोजन को। और फिर बाद में यही जो फॉलिकल है, जब ये इनसे जब सेकेंडरी oocyte या ओवम रप्चर होके बाहर आ जाता है, तो इनके जो बचे हुए पार्ट होते हैं ग्राफिन फॉलिकल के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने लगता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं होता कि ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों को ही रिलीज़ करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है वो मेनली फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा आगे। ठीक है, और ईस्ट्रोजन का तो बाकी आप जानते ही हो, फीमेल का जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सब ईस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है। और प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंडोमेट्रियम को मेनटेन करता है। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अभी इसके इवेंट्स को अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ बता दें कि आप लोग का कि जो फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर करते हैं ओवरी के अंदर, और फाइनली क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी आप लोगों को बताया गया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है वो 28 to 29 डेज़ का होता है। वो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन होता है, मतलब अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14 डेज़ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगा, और वहाँ से ओवम या सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर रिलीज़ आउट हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी के पैरेलली क्या होता है हमारा कि यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है, ये एक ऐसा लेयर है जो कि हर मंथ बनता है और हर मंथ डिजनरेट करता है। ठीक है, बनने का मतलब क्या, ये यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है उसकी जो लिनिंग है वो थिक होती है, काफ़ी थिक होती है, और उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। और ये इस उम्मीद में होता है हर मंथ कि कोई ये जो ओवम है, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइज्ड होगा, और उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा वो आके वहाँ पे इम्प्लांट होगा। इसी उम्मीद में यूट्रस अपने आप को हर मंथ इस तरह से प्रिपेयर करता है कि कोई बेबी आएगा, वहाँ पे इम्प्लांट करेगा और 9 मंथ तक ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि ओवम तो कुछ टाइम के बाद डिजनरेट कर जाते हैं, धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ ग्राफिन फॉलिकल वो भी डिजनरेट कर जाता है, और यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम था, जिसकी लिनिंग एकदम थिक हुई थी, उनके अंदर ब्लड वेसल्स जो इंक्रीज़ किए थे, वो भी क्या होते धीरे धीरे करके
शेड ऑफ होने लगते हैं। और यही जो यूट्रिन का जो इंडोमेट्रियम का जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो डीजनरेट करते हैं, वही क्या होता है कि फीमेल के वजाइना के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे हार्मोन्स का लेवल, और इनके साथ साथ अब हम स्टडी करेंगे इनके फेज़ को। ठीक है, जैसे जब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट 28 डेज़ 29 डेज़ फिर से क्या आएगा, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी, और ये नेक्स्ट साइकिल को फिर हम यहाँ से स्टडी करेंगे फर्स्ट डे से। ठीक है, तो जिस दिन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो उसका फर्स्ट डे काउंट होता है। ठीक है, और ब्लीडिंग का जो पीरियड होता है वो फर्स्ट डे से 5 डेज़ तक, 1 to 5 डेज़ जो होगा वो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। इस टाइम में क्या होगा कि इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो गया होगा, और ये फिक्स है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तभी क्या हो रहा है कि यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है उसकी जो थिकनिंग है वो क्या हो रही है, रिड्यूस करके, और वहाँ से ब्लड रिलीज़ होता है। तो 1 to 5 डेज़ तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और इस फेज में जिस टाइम फीमेल के वजाइना से मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलीज़ आउट होते रहता है, इस पीरियड को, इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, और इस टाइम में अगर आप हार्मोन्स का लेवल देखो तो हार्मोन्स का लेवल, ईस्ट्रोजन का भी लेवल नॉर्मल होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो एकदम ही कम हो जाता है, और फिर यहाँ पे एफएसएच का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा रहता था, क्योंकि अभी आगे क्योंकि डीजनरेट कर गया है तो आगे क्या होना, फॉलिकल्स को फिर से मैच्योर करना है, तो एफएसएच का लेवल थोड़ा हाई होता है, एलएच का लेवल भी लो होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके अब क्या हुआ कि जो दूसरे जो फॉलिकल, दूसरे प्राइमरी oocyte जिसको चूज़ किया गया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने का, अब उसको फिर से मैच्योर होने का टाइम आएगा, तो उसका जो नेक्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़ या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़। ठीक है, फॉलिकुलर फेज़ इसलिए क्योंकि इस टाइम में क्या होते हैं, फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रोलिफरेटिव फेज़ इसलिए क्योंकि इस समय क्या होगा कि देख रहे हो आप कि यूट्रस का भी जो लिनिंग है वो थिक हो रही है, और इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, यूट्रस के वॉल में प्लोरिफरेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग प्लोरिफरेटिव फेज़ या फिर फॉलिकुलर फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इस समय क्या होगा कि हमारे जो आप देख रहे हो ये जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होते हैं, और फाइनली जैसे ही 14 डेज़ आता है तो 14 डेज़ पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, और यहाँ से ओवम या सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ओवम जो आप देख रहे हो या फिर जो सेकेंडरी oocyte है, ये रिलीज़ हुआ कैसे, इसको रिलीज़ करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है आपके एलएच। ठीक है, एलएच, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। के क्या होता है कि अगर आप देखो यहाँ पे तो एक एलएच का लेवल जो है वो क्या होगा कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या होता है कि ओव्यूलेशन से अगर हम देखें 24 आवर्स पहले ही क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम हाई हो जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और इसके हाई लेवल जो है वो फिर बाद में क्या होता है, एलएच को इंड्यूस करते हैं कि फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो भी क्या होगा कि अचानक से एकदम पीक लेवल पे चल जाता है, और इससे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। रैपिड सिक्रेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और इसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज की वजह से ही क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, और वहाँ से ओवम रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका, समझ में आया यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि तो होगा क्या कि ये जो डेवलपिंग फिर ये जो अब ग्राफिन फॉलिकल है, ये ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो कि सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को, और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ फिर क्या होता है, ये कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन अचानक से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो है वो फीमेल का कैरेक्टर्स को मेंटेन करने वाला भी हार्मोन है, और अगर ये इसका सिक्रेशन बंद नहीं हो सकता, लेकिन ये इसलिए देख रहे होगे आप कि यहाँ पे ईस्ट्रोजन का भी जो सिक्रेशन है वो भी थोड़ा हाई ही रहता है, लो अचानक से नहीं होता है। ठीक है, और फिर एलएच भी जो है ये भी अचानक से इनका लेवल लो नहीं होता, ये भी थोड़ा हाई होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को भी क्या होता है कि कुछ समय तक मेंटेन रखना होता है, ताकि अगर ये चांसेस रहता है जब ये ओवर यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है ओवम, तो इसको ओवम का ड्यूरेशन कितना है, तो ओवम जो है रिलीज़ होने के 24 to 48 आवर्स तक, मतलब 1 से 2 दिन तक वेट करता है कि वो फर्टिलाइज्ड हो, कोई स्पर्म आएगा और उसको फर्टिलाइज़ करेगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो रिग्रेस कर जाता है, अपने आप ही डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, कितना आवर्स, 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 to 2 डेज़ तक वो वेट करता है।
ठीक है। लेकिन इसीलिए वेट करता है, तभी क्या होता है कि ये एलएच का भी और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ताकि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर सके। लेकिन यही फिर क्या होगा कि जब कॉर्पस ल्यूटियम, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि ये भी क्या करके धीरे धीरे रिग्रेस करने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एकदम हाई है, क्योंकि ये सब में चांसेस होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर आकर के बेबी इम्प्लांट होगा। लेकिन देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रेग्रेसिंग होने लगते हैं, और रेग्रेस होने के बाद फिर आप देखोगे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाता है, और फाइनली फिर से वो क्या होता है कि ये साइकिल का फिर से फर्स्ट डे आ जाता है। एंडोमेट्रियम की रीडिंग भी समय एकदम हाई होती है। ठीक है, इसे हम लोग ल्यूटियल फेज, जो उसके बाद 14 डेज़ का ओव्यूलेशन और उसके बाद जो 17 डेज से लेकर के हम इधर 24 या 23 डेज़ तक देखे थे, तो ये चांसेस होता है इस टाइम कि क्या हो जाए, हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तो 1 से 2 दिन तक वेट करता है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 17 दिन तक देखते हैं यहाँ पे हम लोग 17 डेज़ तक अगर नहीं हुआ, तो इसके बाद भी क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपने आप को कुछ दिनों तक मेंटेन करके रखा रहता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। देखो एंडोमेट्रियम की लिनिंग क्या हो रही है, और ज़्यादा थिक ही हो रही है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम का जो ये पूरी लिनिंग जो थिक हुई थी वो फिर से शेड ऑफ हो जाती है, और फिर एज अ ब्लड थ्रू वजाइना ये रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये तो जो बताया आप लोग को ये ओवरव्यू था। ठीक है, समझ में होप आ रहा होगा सभी को। अब आगे देखते हैं, ये जो आप लोग को जो दिखा रहे हैं, ये जो साइकिल है वो 28 to 29 डेज़ का ये नॉर्मल साइकिल है। ठीक है, लेकिन कुछ फीमेल में क्या होता है, इन साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा दिन आगे पीछे भी होता है। किसी में हो सके ये साइकिल 26 डे की चले, किसी में हो सकता है कि ये 35 डेज़ की साइकिल हो। ठीक है, किसी में हो सकता है 30 डेज़ का हो, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है किसी भी फीमेल के अंदर। ठीक है, और अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसका बहुत सारा रीज़न है। हो सकता है उस फीमेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, या फिर इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और जब हार्मोनल सिक्रेशन डिस्टर्ब होगा तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन सारे फेजेस को एक बार और देख लेते हैं फिर से। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज़ में हम लोग इसको ब्लीडिंग फेज़ भी बोलेंगे। इस टाइम में क्या होगा कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लिनिंग होगी वो डिजनरेट करेगी। ठीक है, और फॉलिकल्स जो होंगे वो होंगे ही नहीं, और फॉलिकल्स जो होंगे वो तो डिजनरेट कर चुके हैं, वो होगा नहीं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो रहेगा, FSH LH का भी लेवल लो ही होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फेज़ का ड्यूरेशन कितना होता है, 3 to 5 डेज़ का। ठीक है, 3 to 5 डेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है। और अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज़ आउट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखें, ब्लड कितना अमाउंट ऑफ ब्लड अगर रिलीज़ आउट होता है तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 30 to 40 ml, या फिर हम कह सकते हैं अप टू मैक्सिमम 80 ml ऑफ ब्लड जो है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज़ आउट होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होगा, जब रिलीज ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लिनिंग जो होगी यूट्रस के अंदर, उसके ब्लड वेसल सब क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होकर के और फिर वजाइना से रिलीज आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई फीमेल है और उनके अंदर हमेशा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है, और अचानक से अगर उनका मेंस्ट्रुअल फेज बंद हो जाता है, मतलब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि दैट शी मे बी प्रेग्नेंट। ठीक है, अगर कोई फीमेल है और एंड उनके साथ कॉपुलेशन हो रहा है और उनमें अचानक से क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज बंद हो गया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होना, ब्लीडिंग फेज का एब्सेंस होना, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है दैट शी मे बी प्रेग्नेंट। ठीक है, फर्स्ट साइन यही इसी को मानते हैं हम कि इसका क्या होगा, पीरियड्स जो होगा, मेंस्ट्रुअल जो होगा, मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो देखते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल जो होंगे ओवरी में वो ग्रो करके मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। जो डिजनरेटेड इंडोमेट्रियम था वो फिर से रिजनरेट करेगा, और ओवरी और यूट्रस जो होगा, ओवरी और यूट्रस में से जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं इनके लेवल में क्या होगा, चेंज होगा। पिट्यूटरी हार्मोन जिनको हम लोग गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, LH और FSH जो होंगे वो कंटिन्यूसली फॉलिकुलर फेज में आप देख रहे हो यहाँ पे इनका सिक्रेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और गोनाडोट्रोपिन ही जो है जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए और ईस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए।
ठीक है। और LH और FSH जो है वो मिड ऑफ द साइकिल में क्या होते हैं, एक पीक लेवल को अटेन करते हैं, और ये पीक लेवल जब अटेन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन अचानक से बहुत बढ़ जाए इन द 14 डेज, ठीक है, मिड ऑफ द साइकिल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। जब LH सर्ज होता है तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और वहाँ से ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है, ओवम बाहर रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट जो फेज़ है वो क्या है, ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ में क्या होगा कि रिमेनिंग पार्ट जो होगा ग्राफिन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए। और प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर प्रेगनेंसी हो गई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, जब तक वो बेबी 9 मंथ तक, जब तक वो मदर के यूट्रस में ग्रो करेगा, तब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप रहता है, नहीं होता। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बने थे, ये देख रहे हो आप, फिर से क्या हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं, और फिर से नई साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन चेंज होता है। जैसे कि किसी में क्या हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डेज़ की हुई, ठीक है, तो वो 26 डेज़ का जो साइकिल हुआ उसमें जो चेंजेस होना है, इधर का जो ल्यूटियल फेज़ जो देख रहे हो ना, इधर 14 डेज़ के बाद वाला फेज़, ठीक है, 14 to 28 डेज़ के बाद वाला फेज़, ये जो फेज़ है ये 14 दिन फिक्स है, कि ओवुलेशन के 14 दिन के बाद ही क्या होगा कि नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी। और जो चेंजेस आता है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो इधर, ठीक है। ओवुलेशन में देर होगा, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हुआ है तो ओवुलेशन के 14 दिन के बाद ही फिर से क्या आएगा, ब्रीडिंग फेज आएगा, ठीक है। मान लो कि कोई फीमेल है, उनके अंदर जो है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हो रहा है, हम मान सकते हैं कितने डेज का, मान लो 26 डेज़ का ही हो रहा है, ठीक है। तो 26 डेज़ का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर हो रहा है तो 14 डेज़ तो इधर फिक्स है, ठीक है। बचा कितना, 12 डेज़। तो 12 डेज़ का क्या हो जाएगा, इधर का फेज़, जो 12 डेज़ का जो फेज़ होगा उसमें उस 12 डेज़ पे संभाल लो उसका क्या होगा, ओवुलेशन हो रहा है, तो 12 डेज़ पे ओवुलेशन हो रहा है, फिर उसके बाद 14 दिन तक उनका क्या हो रहा है कि ये फिक्स है। मतलब इस ओवुलेशन के जो 14 दिन के बाद ही क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है, उससे पहले नहीं, ठीक है। जो गड़बड़ी आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का देर होना या पहले होना, उनमें जो ड्यूरेशन में जो चेंजेस आता है वो चेंजेस हमेशा ओवुलेशन के पहले, ठीक है। ओवुलेशन के 14 दिन ये फिक्स है, इनका ये जो फेज़ है ये फेज़ कभी नहीं चेंज करता, ये हमेशा 14 दिन फिक्स होता है। जो चेंजेस आते हैं वो इसी फेज़ में होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन में लेट होता है, इधर का जो आपका जो प्रोसेस है ये नहीं, ये फिक्स होता है 14 डेज़, जो भी चेंजेस होते हैं वो इधर ही होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन मानो कि लेट से होगा, अगर ओवुलेशन जब भी होगा ओवुलेशन के 14 दिन के बाद ही फिर क्या होगी, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी के साथ एक चीज़ और कंटिन्यू करेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लड का कंपोजिशन, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसके पास उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड का अगर हम कंपोजिशन देखें तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या होता है कि 75% प्रेजेंट होता है क्या, आर्ट्रियल ब्लड, ठीक है। आर्ट्रियल ब्लड, आर्टरी वाले ब्लड जो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 25% होता है इसमें वेनस ब्लड। और क्या प्रेजेंट होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड में, तो TPA प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। और TPA के पास होता है क्या है, फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को गौर करने वाला चीज़ है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो कभी भी क्लॉट नहीं करता, और क्लॉट नहीं करने का रीज़न क्या है कि उसके पास TPA प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ये क्लॉट कर जाए तो उसको फीमेल के वजाइना से रिलीज आउट हो जाना बहुत पेनफुल होता है। कुछ फीमेल में ये एक तरह की एबनॉर्मलिटी भी पाई जाती है, जिसको फिर बहुत मुश्किल से, बहुत पेनफुल होता है ये, जिसमें उनमें कह सकते हैं हम कि क्लॉट के फॉर्म में ब्लड हो जाते हैं और फिर वो रिलीज हो जाते हैं। थोड़ा बहुत क्लॉट जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक्सेस क्लॉट अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड में प्रेजेंट हो रहा है देन दैट्स नॉट नॉर्मल, और उस टाइम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो TPA की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता। और क्या इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो यूट्रिन वॉल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में आपको पेट में दर्द होना, ठीक है, कमर में दर्द होना, ये सारा जो प्रोसेस है कि क्या होगा, यूट्रिन के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि आपका जो पूरा इंडोमेट्रियम है वो अच्छे से ब्रेक डाउन होकर के पूरा का पूरा जो है वो थ्रू वजाइना ब्लड के फॉर्म से रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो यही था आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस चीज़ को आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ये तीनों फेज़ को यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया हुआ है, और वही सब चीज़ जो आप लोग को समझाए और वो है यहाँ पे लिखा हुआ सब।
ठीक है। तो आप लोग उसके बाद कल जो वीडियो बताया गया था, उसमें जो कल जो भी बताया गया था उसको लिख लोगे। उसके बाद इस डायग्राम को कर लोगे। उसके बाद जो नोट करने वाला है वो सारा चीज़ नोट करोगे। थैंक यू।